Hello children, myself Abhishek Kumar Pandey. I am your new SST teacher in IRS, Indian Revolutionary School. We will start at history. हिस्ट्री से हम लोग शुरू करेंगे SST का टॉपिक। पिछले क्लास में आपने क्लास 9th में वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जाना था। वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें बहुत पढ़ा, बहुत सारे रेवोल्यूशन पढ़े थे, कहीं फ्रांस का, कहीं जर्मनी का, अलग अलग रेवोल्यूशन आपने उसमें देखा था, कुछ इंडिया का भी देखा था। तो ये जो क्लास 10 में आपको हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री उसी रेवोल्यूशन से आगे की स्टोरी इसमें बताई गई है जो यूरोप में हुआ, बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए हर एक कंट्री में। तो क्लास 10 में उसी को कंटिन्यू लेके चला गया है। फिर आगे इंडिया में भी किस प्रकार क्या डेवलपमेंट हुआ, नेशनलिज्म किस प्रकार का आया, वही मेन टारगेट होगा आपके क्लास 10 में। यू नो दैट आपका पहला चैप्टर हिस्ट्री में है जो वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में कैसे राष्ट्र की भावना आई है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर का नाम भी है नेशनलिज्म। बहुत अपने आप में बहुत ब्रॉड वर्ड है, बहुत अच्छा प्राउडी फील करने वाला ये वर्ड है, क्योंकि नेशनलिज्म वो वर्ड है जिसका मतलब होता है कि हर एक इंसान के अंदर अपनी जाति, अपने धर्म के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए नेशनलिज्म, राष्ट्र की भावना का विकसित हो जाना। बड़ा अच्छा वर्ड है, बड़ा ही पॉजिटिव वर्ड है। आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो वही क्लास 9th के आगे की स्टोरी बताता है। वहाँ आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर भी वही है। फ्रेंच रेवोल्यूशन पहला बड़ा रेवोल्यूशन, पहला एक्सप्रेशन माना जाता है पब्लिक का, और यूरोप में वहीं से रेवोल्यूशन का स्टार्ट माना गया है यूरोप में। तो उसी स्टोरी को कंटिन्यू किया गया है आपके क्लास 10 में। जब आप पहला चैप्टर स्टार्टिंग करेंगे, पहला चैप्टर आप पेज उल्टेंगे बुक का, तो आप देखेंगे वहाँ एक बहुत अच्छा पिक्चर है जिसे फ्रेडरिक ने बनाया है। आज मेरे पास बुक है नहीं तो मैं आपको दिखाता कि वो पिक्चर क्या है। नेक्स्ट टाइम पे मैं जरूर बुक में वो पिक्चर आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेडरिक ने एक चित्र बनाया है 1848 में, 1848 में वो चित्र बनाया है। उस चित्र को देखकर ऑटोमेटिक लगता है क्या नेशनलिज्म की भावना चली है पूरे यूरोप में। बड़ा अच्छा चित्र है, 1848 में बनाया है। उसमें क्या बनाया है, जैसे ईसा मसीह, क्रिश्चियन के जो देवी देवता है ये आसमान में है। नीचे क्या है, बहुत बड़ी लाइन, पब्लिक की बहुत बड़ी लाइन, हर एक देश, यूरोप के हर एक देश का एक एक झंडा लिए हुए वो पब्लिक चल रही है ऐसे लाइन बना के। ऊपर ईसा मसीह वगैरह ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं, और उस पब्लिक के बगल में बहुत बड़ा कूड़ा कचरा है, और उस कचड़े पे दिखाया गया है क्राउन को। मतलब उस कूड़े कचड़े में क्राउन आ गया है, और पब्लिक अपने झंडे को लेकर बढ़ रही है आगे, और ईसा मसीह जैसे गॉड उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है नेशनलिज्म की भावना अब इंसान के अंदर आ गई है। आपने सुना होगा 1848 के पहले बहुत ये क्या डेमोक्रेसी, क्या रिपब्लिक, ऐसा कुछ नहीं था। पूरे यूरोप में, पूरे विश्व में केवल एक ही जाना जाता था, और वो था मोनार्की। मोनार्की ही पूरा सब कुछ था। हर एक देश के मोनार्की ही सब कुछ अपने देश के थे। तो जनता अपने अधिकारों को पहचान नहीं पा रही थी, अपने अधिकारों को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पा रही थी। तो जनता ने क्या किया, धीरे धीरे यूरोप में एक एक देश रेवोल्यूशन करने लगे। सबसे पहला रेवोल्यूशन किया है फ्रांस ने 1789 में। तो वो रेवोल्यूशन की जो हवा है, जो हवा चली, वो पूरे यूरोप को बदल के रख दी। जिन यूरोपीय देशों में कभी मोनार्की का राज हुआ करता था, वो मोनार्की की सत्ता धीरे धीरे खत्म होने लगी, और यूरोप के हर एक देश में डेमोक्रेसी और रिपब्लिक की भावना आने लगी। इंसानों में नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हो गया। तो चित्र बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा चित्र बनाया था फ्रेडरिक जी ने। कूड़े कचड़े पे दिखाया गया मोनार्की है, पादरी हैं, ऐसे ऐसे वर्ग हैं, ऐसे ग्रुप हैं जिनका फीलिंग अच्छा नहीं था, वो कूड़े कचरे में दिखाए गए हैं। जनता अपने झंडे को लेकर अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ रही है। ऊपर दिखाया गया देवता उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है 1848 के बाद यूरोप की सत्ता बदल गई। जहां पहले मोनार्की का राज हुआ करता था, अब वहां हो रहा है पब्लिक का राज, यानी डेमोक्रेसी और रिपब्लिक की स्थापना की जा रही है। ये है उस चित्र का मीनिंग जिसे पहले ही पेज पे फ्रेडरिक ने बनाया था 1848। तो मैंने बताया था 1848 के बाद किस प्रकार यूरोप का पूरा हालात चेंज हुआ, यूरोप में किस प्रकार डेमोक्रेसी और रिपब्लिक इस्टेब्लिश हुई।
बच्चों जो आपका चैप्टर है, चैप्टर तो बहुत बड़ा है। वो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपका 6 सेक्शन किया गया है, 6 पार्ट कर दिए गए। बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पे है। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक और आगे भी बनने की संभावना है। इसी में नेपोलियन कोड वगैरह आपको पढ़ाऊंगा मैं, इसी चैप्टर में आगे मैं नोट दूंगा। वो नेपोलियन कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेपोलियन कोड क्या है, क्या उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, क्या निगेटिव रिस्पॉन्स है। तो इसका जो आपका पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसे 6 पार्ट में तोड़ दिया गया। 6 पार्ट में हम इसे पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके, 1 बाय 1 करके इसे पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। मैं हर एक पॉइंट को यहाँ लिख दिया हूँ और इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि जब तक आपको पूरी तरह क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे क्लास में, तब तक आप इन सब पॉइंट को पढ़ के निश्चित तौर पे इस चैप्टर के बारे में बहुत नॉलेज ले लेंगे। और जब नॉलेज हो जाएगा आपको तो मैं राइट नोट डाउन कराऊंगा इसको और आपको वो तुरंत चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो इसका 6 पार्ट किया गया है। पहला जो पार्ट है वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया था 1789 में हुआ है फ्रांस में। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, और उस रेवोल्यूशन के बाद किस प्रकार लोगों में नेशनलिज्म, नेशन की भावना आ गई, इसे हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हाँ, बहुत अच्छा पार्ट है। ये तो फ्रांस का नेशनलिज्म है, लेकिन इस फ्रांस के नेशनलिज्म ने पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का डेवलपमेंट किया। ये हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे नेशनलिज्म यूरोप में आया। अब नेशनलिज्म यूरोप में आने का मतलब है जिस देश में, यूरोप के जिस देश में मोनार्की है, वहाँ की मोनार्की को बदला जा सके, और वही है पार्ट थर्ड, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। किस प्रकार अन्य देश भी नेशनलिज्म डेवलपमेंट अपने यहाँ किए, वो तीसरा पार्ट है। चौथे पार्ट में फ्रांस का रेवोल्यूशन आपने पिछले क्लास में पढ़ा। यहाँ इस क्लास में हम लोग जर्मनी और इटली का रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, किस प्रकार उनका एकीकरण हुआ, यूटिलाइजेशन हुआ, ये सब पढ़ेंगे हम लोग फोर्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट इसको किया गया है विजुअलाइजिंग द नेशन। अब तक क्या है, केवल कुछ वर्गों में, कुछ लोगों में नेशनलिज्म की भावना आ गई, तो विजुअलाइज होने का मतलब क्या है, और पूरे जनता के हर एक इंसान में नेशनलिज्म की भावना ला देना, ये होता है विजुअलाइजिंग द नेशन। अब लोगों को समझाइए कि नेशनलिज्म होता क्या है। लास्ट इसका जो पार्ट किया गया है ये है नेशनलिज्म, राष्ट्र की भावना। आप समझते हैं इसका होता है राष्ट्र की भावना जाना। और इंपेरिज्म, इंपेरिज्म मीन्स दूसरे देशों पे अपना अधिकार जमा लेना। यूरोप पहले सुदृढ़ हुआ और उस जब वो स्ट्रांग हो गया, उसके बाद वो बाहर आके अन्य देशों पे भी अपना अधिकार जमा लिया, यही है इंपेरिज्म। इस प्रकार आपका जो पहला चैप्टर है उसके 6 पार्ट किए गए हैं, और इस 6 पार्ट में आपको 1 बाय 1 करके एक एक पार्ट लिखाऊंगा, एक एक पार्ट उसको बताऊंगा, उसके मेन पॉइंट आपको समझाऊंगा। बच्चों आज का वीडियो मैं यहीं रोक रहा हूं, आप इसे अच्छे से देख लीजिए 6 पॉइंट को, आप इसको ध्यान में रखिए। थोड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन आप पिछले क्लास में जो पढ़े हैं उसको एक बार फिर पढ़ लीजिए, उसको पढ़ने से आपका आगे हेल्प हो जाएगा। कल मैं इसके आगे आपको एक एक पॉइंट करके डिस्कस करूंगा, तो कल मिलते हैं। ओके।